हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो पिछले वीडियो में हमने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया उसके बारे में जानेंगे। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्या है, यहाँ पर एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़। ये क्या है? ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट और डिजीज। ट्रेट बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं डिजीज। तो अब ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो किस पर होने वाला है? ऑटोसोम्स में, है ना। और जो जीन है वो किस पर अटैच्ड होगा? वही ऑटोसोम पर, जो कि म्यूटेटेड जीन होगा। ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो इनहेरिटेंस है वो कैसी होती है? रेसेसिव टाइप। ठीक है। तो कम लोगों में ये देखने को मिलता है, बिल्कुल कम लोगों में सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये रेसेसिव है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में ही जो यहाँ पर डिजीज़ है वो एक्सप्रेस होती है किसी पर्सन में, है ना। तो अब ये जो डिजीज़ है, अगर हम इसका कोज देखें, है ना, तो कोज ऑफ डिफेक्ट, इसका जो कोज है वो क्या है? तो यहाँ पर म्यूटेशन होता है। वो जो म्यूटेशन है वो किस में होने वाला है? एक जीन है, म्यूटेशन इन HBB जीन। एक जीन है, उसका नाम है HBB जीन। तो ये जो जीन है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? क्रोमोसोम 11 पर। कहाँ पर सिचुएटेड होगा? क्रोमोसोम 11 पर। जिससे में जो जीन है उसमें क्या होता है? म्यूटेशन। ठीक है। तो इस म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है? उस पर्सन में सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। अब होता क्या है इसमें एक्चुअल में, किस तरह से ये सिकल सेल एनीमिया है? देखो, एनीमिया हमें नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर किसकी कमी होने वाली है? ब्लड की। तो अब ब्लड की जो कमी है वो किस तरह से होने वाली है? तो हीमोग्लोबिन की कमी है, या जो हीमोग्लोबिन है एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? एनीमिया, है ना। तो किस तरह से एनीमिया यहाँ पर होगा? तो जैसे हम DNA लेवल पर बात करें, यहाँ पर DNA और फिर RNA है, और RNA से बनने वाली यहाँ पर बीटा ग्लोबिन चेन, या इसको हम बोल सकते हैं वही पेप्टाइड। तो DNA में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होने वाला है? पॉइंट म्यूटेशन। DNA में क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन। जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस है GAG, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होने वाला है? CTC। तो ये नॉर्मल क्या है? यहाँ पर एक सीक्वेंस है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम म्यूटेशन देखें तो म्यूटेशन कैसे होने वाला है? यहाँ पर जो GAG है इसमें जो एडेनिन है इसमें चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यहाँ पर G, और फिर आगे क्या आने वाला है? यहाँ पर TG। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होने वाला है? यहाँ पर C, और इसका क्या होगा? C, और जो T है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर A। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो इस सिंगल बेस पेयर में हुआ है ना। इसमें जो म्यूटेशन हुआ है वो कौन सा म्यूटेशन हुआ है? पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल सीक्वेंस है, और यहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज हो चुकी है। ठीक है। तो सीक्वेंस में चेंज को भी हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो इस तरह से म्यूटेशन होता है DNA लेवल पर। अब आगे क्या होगा? यहाँ पर सेम उसी तरह से यहाँ पर RNA का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो RNA यहाँ पर जो बनता है उस RNA में जो सीक्वेंस होगी वहाँ पर भी चेंज देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर जो RNA है उसमें सीक्वेंस क्या होने वाली है? GAG। ये GAG सीक्वेंस होगी। यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पर GUG।
ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये वाला है यहाँ पर, है ना, इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये अपर वाला क्या हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से। यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पर ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये क्या है यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही क्या बनता है अपना आरएनए, है ना। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से आगे वही आपके आरएनए बनेगा, एमआरएनए, और उसमें इस तरह से कोडोन की सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस हुई, यहाँ पर भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस हुई, ठीक है। तो अब जीएजी जो कोडोन है, ये कोडोन बीटा ग्लोबिन चेन में किसको कोड करता है, एक एमिनो एसिड है, उसका नाम क्या है ग्लूटामिक एसिड। एमिनो एसिड का नाम क्या है ग्लूटामिक एसिड। और ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसकी पोजीशन क्या है बीटा ग्लोबिन चेन में, 6th पोजीशन पर होता है ना। 146 एमिनो एसिड्स होते हैं बीटा ग्लोबिन चेन में, जिसमें कि यहाँ पर 6th पोजीशन पर होता है ग्लूटामिक एसिड, और ये नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का आगे फॉर्मेशन होने वाला है। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर जो जीयूजी है, तो जीयूजी जो कोडोन है ये अब किसका फॉर्मेशन करने वाला है, वेलिन का। एमिनो एसिड कौन सा बनाएगा, वेलिन। तो ये जो वेलिन एमिनो एसिड है वही सेम 6th पोजीशन पर रहेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोटीन में नॉर्मल प्रोटीन होगी, चाहे किसी भी पर्सन में आप चेक करो, तो वहाँ पर जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक होती है ना, वो फिक्स रहती है। ऐसे नहीं होगा कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग एमिनो एसिड की सीक्वेंस होगी किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। वहाँ पर सभी में सेम एमिनो एसिड होंगे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है। तो अगर उससे सीक्वेंस में कुछ भी चेंज होता है प्रोटीन के एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस में, तो फिर वहाँ पर वो जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मली बिहेव करती है, या तो वो इनएक्टिव हो जाएगी या वो एबनॉर्मली बिहेव करेगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अराइज हुई है। बीटा ग्लोबिन चेन में नॉर्मल कंडीशन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, पर यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से 6th पोजीशन पर जो एमिनो एसिड आया है वो कौन है, वेलिन। तो अब ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है ये एबनॉर्मली बिहेव करती है, और उस कंडीशन में क्या होगा, देखो बीटा ग्लोबिन चेन किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन जो होगा वो एबनॉर्मली होगा। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल। और अब इसकी वजह से किस पर फर्क पड़ने वाला है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो नॉर्मल आरबीसी होगी, जो आरबीसी है वो कैसी होने वाली है, नॉर्मल। और नॉर्मल जो आरबीसी है उसकी शेप कैसी होती है, इस तरह से बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड, ये नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में। यहाँ पर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। तो अब क्या होता है, जो आरबीसी है उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है, और यहाँ पर जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप्ड। जो आरबीसी है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, सिकल शेप्ड आरबीसी। तो सिकल शेप्ड आरबीसी का मतलब जैसे वो हंसिया होती है चारा काटने की, वैसी शेप की यहाँ पर होगी। तो इसकी अगर हम शेप देखें तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये नज़र आती है आरबीसी, ठीक है। तो अब ये जो सिकल शेप्ड आरबीसी है ये जो ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट पैदा करती है, और इसका जो लाइफ स्पेन है वो भी कम हो जाता है ना। यहाँ पर लाइफ स्पेन नॉर्मल आरबीसी का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस आरबीसी, और इसका कम रहेगा, है ना। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, आगे क्या क्या कंडीशन अराइज होगी जिस अफेक्टेड पर्सन है उसमें, है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके सिकल शेप्ड आरबीसी है वो किस तरह से यहाँ पर जो पर्सन है उसमें प्रॉब्लम कोस करती है, एनीमिया होने वाला है। तो सिकल शेप्ड
आरबीसी। तो ये जो सिकल सेप्ड आरबीसी ये बनती कैसे है यहाँ पर, इसका जो लाइफ स्पेन है ये कम कैसे हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल आरबीसी है, आरबीसी अभी नॉर्मल नहीं बोल सकते इसको, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल है ना, जो कि आपकी म्यूटेशन से बना है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। और अब क्या होने वाला है यहाँ पर, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में किस में एंटर करने वाली है, इस आरबीसी के अंदर। और ये जो ऑक्सीजन है ये इसे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी और क्या बनेगी, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद में अब क्या होने वाला है, नॉर्मली ये जो आरबीसी है वो ट्रेवल कर रही है, अभी नॉर्मल शेप में है ना। और अब क्या होगा, जैसे ये जो आरबीसी है टिश्यूज़ के पास जाती है तो वहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीजन का रिमूवल, जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन छूट जाती है और कहाँ चली जाती है, टिश्यूज़ में। तो अब ये ऑक्सीजन बाहर निकली और इसमें क्या होने वाला है, आरबीसी में लो ऑक्सीजन टेंशन। लो ऑक्सीजन टेंशन का मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है इस आरबीसी में। तो इस कंडीशन में ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से पॉलीमराइज हो जाएंगे, यहाँ पे इसमें इस तरह से जुड़ के जो हीमोग्लोबिन्स हैं वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या बन गया अपने पास, पॉलीमर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अब आगे क्या होगा, इस पॉलीमर की वजह से जो आरबीसी है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और आरबीसी की जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, सिकल शेप्ड। इस तरह से सिकल शेप्ड आरबीसी हो गई और इसके अंदर ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं ये एक चेन की फॉर्म में है इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होता है, वापस ये आरबीसी ब्लड के अंदर ट्रेवल करती रहती है ना, और नॉर्मल है, अभी पर्सन को दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, वापस जो ये आरबीसी है ये जब लंग्स के पास जाएगी ब्लड के थ्रू, तो वहाँ पर वापस इस आरबीसी के अंदर क्या एंटर कर जाएगा, ऑक्सीजन, है ना। ये सिकल सेप्ड आरबीसी में ऑक्सीजन एंटर करेगी। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन एंटर हुई और वापस जो आरबीसी है वो नॉर्मल शेप में आई इस तरह से। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये इस तरह से चलती रहती। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर पड़ता है और आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है इस पॉलीमराइजेशन ऑफ आरबीसी हीमोग्लोबिन की वजह से। बार बार ऐसा होता है, हीमोग्लोबिन का पॉलीमर बनता है और मेम्ब्रेन रप्चर होती है और मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से ये जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आरबीसी है सिकल सेप्ड, इसका जो लाइफ स्पेन है वो कम होता है। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी का 120 डेज और इसका जो लाइफ स्पेन है वो 10 to 20 डेज का हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है भाई, बहुत सारी जो आरबीसीज हैं, अधिकतर जो आरबीसीज हैं वो कम दिनों में यहाँ पर डेड हो रही हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी अगर डेड होती है तो पर्सन में हम बोल सकते हैं कि उसमें किसकी कमी हो गई, ब्लड की, यानी हीमोग्लोबिन की कमी को हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, ब्लड की कमी, एनीमिया। ठीक है, तो इसको हम फिर एनीमिया बोलते हैं, है ना। आरबीसीज की कमी हो जाएगी वहाँ पर। और इस तरह से और आगे क्या प्रॉब्लम कर सकती है ये आरबीसी, तो जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल ब्लड वेसल है और इस नॉर्मल ब्लड वेसल में यहाँ पर कौन फ्लो कर रहा है, ये आरबीसीज, है ना, सिकल सेप्ड। तो ये जो आरबीसीज हैं वो इस तरह से स्टक कर जाती हैं आपस में, इस तरह से ये अटक जाती हैं। जैसे वेसल्स आगे नैरो होती हैं वैसे ये उसमें अटक जाती हैं। ठीक है, आगे ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाती इस तरह से। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है उसमें क्या होता है यहाँ पर, रुकावट। और ब्लड में फ्लो में रुकावट होने की वजह से बॉडी में कहीं कहीं पेन भी होता है ना। तो ब्लड फ्लो में ये जो सेल्स हैं वो रुकावट पैदा करती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हमें उस पर्सन में देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इनहेरिटेंस को समझें तो जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से होती है, तो इनहेरिटेंस के लिए पहले तो हमें यहाँ पर अलग अलग पर्सन में जीनोटाइप को देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो नॉर्मल पर्सन है
नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन में जो जीनोटाइप होगा वो क्या होने वाला है, HbA। ठीक है, HbA दो अलील्स हैं जो कि नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद में अनअफेक्टेड कैरियर, तो अनअफेक्टेड कैरियर में यहाँ पर आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक जो अलील है वो म्यूटेटेड होगा, तो HbA नॉर्मल अलील है और HbS यहाँ पर म्यूटेटेड अलील है। तो ये एक जो म्यूटेटेड अलील है यहाँ पर नज़र आता है। और अगर हम अफेक्टेड पर्सन को देखें तो अफेक्टेड पर्सन में यहाँ पर हमें होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है, तो HbS और फिर दूसरा है HbS। तो दोनों यहाँ पर म्यूटेटेड अलील होंगे क्रोमोसोम पर, 11th क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में ही यहाँ पर जो पर्सन है उसमें आपको डिजीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये जो अनअफेक्टेड पर्सन है ये नॉर्मल दिखने वाला है बाहर से, इसमें कोई फिनोटाइप नहीं होगा डिजीज़ का, और नॉर्मल पर्सन का है यहाँ पर नॉर्मल। ठीक है, तो अब जो इनहेरिटेंस है भाई, चिल्ड्रन में ये जो डिजीज़ है ये कब ट्रांसफर होगी, चिल्ड्रन बच्चों में कब आएगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट जो मदर और फादर है वो कैरियर होने चाहिए। ठीक है, दोनों का यहाँ पर, दोनों में यहाँ पर एटलीस्ट एक जो अलील है म्यूटेटेड अलील वो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर मदर को ले, यहाँ पर जैसे अपने पास मदर है और इधर क्या है अपने पास फादर। ठीक है, दोनों क्या है इसमें पेरेंट्स, ये पेरेंट्स हो गए। और मदर में अगर हम चेक करें तो एटलीस्ट हम क्या मान के चल रहे हैं इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो HbA और HbS, यहाँ पर भी वही एटलीस्ट हम हेट्रोजाइगस कंडीशन मान के चल रहे हैं HbS। तो अब यहाँ पर इनके क्या बनने वाले हैं, गैमेट्स। तो जो गैमेट्स बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। यहाँ पर कौन कौन से बनने वाले हैं, इसमें आपके दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक तो HbA अलील वाला गैमेट और एक बनेगा HbS अलील वाला। यहाँ पर भी दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, HbA और दूसरा HbS, इस तरह से। तो अब दोनों गैमेट्स, यहाँ पर जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न होने वाला है मेल और फीमेल गैमेट्स का, और क्या बनेगा इसमें जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट को अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे HbA और HbA दो गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे तो HbA नॉर्मल पर्सन हो जाएगा, HbA और HbS अनअफेक्टेड कैरियर, HbA अनअफेक्टेड कैरियर और HbS। यानी ये जो कंडीशन है, अगर मदर का जो गैमेट है HbS अलील वाला, फादर का जो गैमेट है स्पर्म HbS गैमेट वाला, HbS अलील वाला जो गैमेट है फादर का, वो ये दोनों फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो जाइगोट उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, HbS, दोनों अलील से एक साथ आ जाएंगे। तो अब इस जाइगोट से जो आगे ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसी होने वाली है, अफेक्टेड। ऑफस्प्रिंग जो होगी वो कैसी होने वाली है, अफेक्टेड। ठीक है, तो दोनों के पास, मदर और फादर के पास यहाँ पर एटलीस्ट जो म्यूटेटेड एलील है वो होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी अगर आप देखो तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं उसके जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट हैं, 25%, है ना। तो भाई मदर और फादर दोनों अनअफेक्टेड कैरियर हैं और उस कंडीशन में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल चिल्ड्रन के जो चांस है वो 25% है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिजीज़ है ये कम लोगों में होती है। ठीक है, ये कम बार होता है ऐसा कि जो मदर है वो या अनअफेक्टेड कैरियर दोनों हों, है ना। यहाँ पर जैसे एक अनअफेक्टेड कैरियर होता है, दूसरा नॉर्मल होता है, दोनों की बाहर से तो नॉर्मल दिख रहे हैं, शादी हो जाती है और उसमें जो बच्चे हैं वो कैरियर होते हैं अधिकतर। ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर। और ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों जो फादर और मदर है वो कैरियर हों, ये कम होता है ऐसा दोनों। ठीक है, तो इस वजह से ये जो डिजीज़ है ये
कम लोगों में हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको वीडियो में टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, या जो भी आपके 12th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।